जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस कक्षा में हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोगों के क्लास 10th जीव विज्ञान, जिसमें आपके जो है प्रीवियस ईयर में आपके बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न पत्र हैं, खास करके जो आपके 2019 ईस्वी में सेट ए में जितने भी सारे आपके प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली हो, यानी कि फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में जितने सारे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पत्र हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि प्रथम पाली 2019 में जो लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र पूछे गए थे, जिसमें से पहला सवाल आया था कि स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में अंतर बताएं। तो स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में अंतर बताएं, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर होते हैं, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। और फिर क्या करेंगे, हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, है ना। एक तरफ क्या करेंगे, स्वपोषी पोषण लिखेंगे और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, परपोषी पोषण लिखेंगे। तो देखिए, स्वपोषी पोषण में क्या होता है, कोई भी जीव स्वयं भोजन बनाते हैं, है ना, दूसरे पर आधारित नहीं रहते हैं। तो हम लोग स्वपोषी पोषण में क्या लिखेंगे, पहले पॉइंट्स में, कि यह पोषण जो होता है इसमें जीवधारी स्वयं भोजन निर्मित करते हैं। क्या करते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं। लेकिन परपोषण में क्या करते हैं, या किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, है ना, ये स्वयं भोजन नहीं बना सकते हैं। फिर स्वपोषी पोषण में जो भी आपके जीव हैं उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, लेकिन इसमें हरित लवक नहीं होते हैं। इसमें स्वपोषी पोषण करने वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, परपोषी पोषण करने वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स रखे जाएंगे, आपके शैवाल हो जाएंगे, आपके विकसित प्रकार के पौधे हो जाएंगे, ये सब क्या करते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं। लेकिन विषम पोषी पोषण जो होते हैं यह जंतुओं में होता है ना। तो ये सब आप अंतर रख सकते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल देखें, हार्मोन क्या होते हैं और दो पादप हार्मोन्स के नाम बताएं। अब देखिए, हार्मोन्स जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजक पदार्थ। क्या होते हैं, उत्तेजक पदार्थ होता है। और ये पौधों के शरीर में भी बनते हैं और मनुष्य के भी शरीर में भी बनते हैं। तो पौधों में भी हार्मोन्स बनते हैं और हम लोगों यानी मनुष्यों में भी बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हार्मोन्स जो होते हैं एक ऐसे रसायन होते हैं जो हमारे शरीर में हुए जैविक क्रियाओं में क्या करते हैं, अंगों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। यानी कि जो नियंत्रण होता है एवं समन्वय होता है, ये सब हमारे हार्मोन्स ही करते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें पूछा जा रहा है पादप हार्मोन्स। तो देखिए, पादप हार्मोन्स के दो नाम बताएं, यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि पौधों में जो है ना, कि पौधों में हार्मोन्स कितने होते हैं। तो हार्मोन्स की संगठन यानी कि हार्मोन्स कैसे बने होते हैं और उनके कार्य के आधार पर हम लोगों ने क्या किया, हार्मोन्स को जो है अलग अलग प्रकार से बांट दिया। तो हमारे पास प्लांट्स हार्मोन्स जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं ना। एक होता है ऑक्जीन होता है, क्या होता है, ऑक्जीन, है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑक्जीन होते हैं। दूसरा क्या है भाई, जिब्रेलिन होता है। क्या होता है, जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन होता है। उसके बाद साइटोकाइनिन है, क्या है, साइटोकाइनिन है। उसके बाद एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड है। और क्या है, एथिलीन है, क्या है, एथिलीन। तो ये आपके 5 प्रकार के हार्मोन्स हो गए जो पौधों में हार्मोन्स की संरचना यानी संगठन और फिर जो है उनके कार्य के आधार पर बांट देते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 2 पादप हार्मोन्स के नाम, तो इसमें से आप कोई 2 यहाँ पर
लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि हार्मोन्स जो होते हैं पौधों में बनने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों में जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। तो वैसे रासायनिक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स का अर्थ होता है उत्तेजक पदार्थ होता है। और पौधों में जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। और फाइटो हार्मोन्स में देखिए ऑक्जीन्स हो गए, जिबरेलिन्स हो गए, साइटोकाइनिन हो गए, एब्सिसिक एसिड हो गए और एथिलीन हो गए। ये सब के सब क्या है, आपके प्लांट्स हार्मोन्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपके ये सारे के सारे पादप हार्मोन्स हैं जिसको हम लोग फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। तो इसमें आपको क्या करने हैं, इसमें से 2 नाम ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखें अगला सवाल पूछा गया है कि गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए जो गर्भ निरोधक युक्तियां होती हैं परिवार नियोजन की विधियां में अपनाई जाने वाली बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, उपकरण होते हैं, बहुत सारे ऐसे वस्तुएं चीज़ें होती हैं जो गर्भधारण को क्या करती हैं, रोकती हैं। तो ध्यान रखिएगा गर्भ मतलब होता है एक नए जीव का बनना, क्योंकि ये गर्भ में पलते हैं। निरोधक मतलब होता है रोकना, क्या होता है, रोकना। और युक्ति मतलब होता है जुगाड़ या कोई विधियाँ। तो यहाँ पर क्या है कि जब परिवार नियोजन की विधि में हम लोग कोई युक्ति अपना करके हम लोग क्या करते हैं, गर्भधारण को रोक देते हैं, तो उसे ही हम लोग गर्भ निरोधक युक्ति कहते हैं। जैसे हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में देखा था कि जो परिवार नियोजन की विधियां हैं उसमें प्राकृतिक विधियां आती हैं, आपके अवरोधक विधियां आती हैं, रासायनिक विधि है, मौखिक विधि है, अंतःगर्भाशयी युक्तियां हैं, उसके बाद आपका है आपातकालीन विधि है और संक्रिया विधि है। ये सब क्या है, परिवार नियोजन की विधियां। आप लोगों से पूछे भी जाते हैं कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, 3 विधियों के बारे में बताएं। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए गर्भ निरोधक युक्ति समझ गए, अपनाने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि गर्भ निरोधक युक्ति के अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, यहाँ पर वजह पूछा जा रहा है। तो एक तो अगर हम लोग गर्भ निरोधक युक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो होंगे इससे कम संतानें पैदा होंगी, है ना, संतानें जो होंगी वो कम होंगी, है ना। उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा ध्यान में रखना है कि जो अगर हम लोग गर्भ निरोधक युक्ति का उपयोग करते हैं तो इससे हम लोग बहुत सारी बीमारी जो लैंगिक संचारित रोग होती हैं, कौन सी बीमारी, लैंगिक संचारित रोग या बीमारी, इससे हम लोग क्या हो जाते हैं, बच पाते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, आपके 2 कारण यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। पहला कारण कि इससे क्या होंगे, कम से कम जो है संतानें उत्पन्न होंगी, और दूसरा क्या है, लैंगिक संचारित बीमारी का प्रसार कम होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखें स्वपरागन और परपरागन में क्या अंतर है। तो जैसा कि नाम से है तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, स्वपरागन और परपरागन जो होता है इसमें निम्नलिखित अंतर है, ऐसे हम लोग करके लिखते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 भाग में फोल्ड कर देंगे पेज को। फिर स्वपरागन में क्या होता है, जो स्वपरागन की प्रक्रिया होती है वह एक ही पुष्पों के बीच होती है। तो स्वपरागन में हम लोग पहला पॉइंट्स क्या लिखेंगे कि स्वपरागन में जो होता है उसमें एक ही पुष्पों के बीच परागन की प्रक्रिया होती है। और फिर परपरागन में क्या लिखेंगे कि इसमें 2 पुष्प के बीच अगर परागन की प्रक्रिया होगी तो उसे हम लोग परपरागन कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट्स में लिखेंगे कि स्वपरागन में पुष्प क्या होते हैं, नहीं खिलते हैं, क्या होते हैं, नहीं खिलते हैं। और परपरागन में क्या होते हैं, पुष्प खिलते हैं, क्या होते हैं, पुष्प खिलते हैं। यानी कि पुष्प जब खिल जाएंगे तो उसमें क्या चांसेस होंगे, परपरागन के चांसेस होंगे। फिर देखिए स्वपरागन में क्या होगा कि इसमें जो नए गुण का विकास नहीं होगा, यानी कि नए गुण का सम्मिश्रण नहीं होगा। लेकिन परपरागन में क्या होंगे, नए गुण का समावेश होगा यानी मिश्रण होगा। ठीक है, तो स्वपरागन में ध्यान रखने हैं और परपरागन में इतने पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्या है कि अपने विद्यालय को वातानुकूलित बनाने के लिए आप कौन से 2 सुझाव देंगे। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है
कि आप अपने विद्यालय को वातानुकूलित बनाने के लिए क्या करेंगे। इसके लिए आपको 2 उपाय सुझाने हैं। तो पहला पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि हम अपने ये विद्यालय को वातानुकूलित बनाने के लिए अपने आसपास विद्यालय के समीप कचरा नहीं जमा होने देंगे और ना ही किसी को कचरा करने देंगे। मतलब जितनी सारी वेस्ट वस्तुएं होंगी, चाहे वो प्लास्टिक की बोतल हो, पॉलीथीन हो या कागज़ के टुकड़े हों, इन सबों को इकट्ठा नहीं होने देंगे। और अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसका हम लोग कहाँ रखेंगे, इसको हम लोग कूड़ेदान में ही रखेंगे, जहाँ पर उसका क्या है, एक निश्चित स्थान है ना। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कि कूड़ा करकट को हम लोग क्या करेंगे, कूड़ेदान में ही रखेंगे, है ना। और दूसरा है हम लोग क्या करेंगे, विद्यालय के समीप जो है वृक्ष लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, जिससे हमारा क्या होगा, विद्यालय जो होगा वह वातानुकूलित हो जाएगा। आप उसके बाद भी लिख सकते हैं, हम लोग लोगों को क्या करेंगे, जागरूक करेंगे। क्या करेंगे, जागरूक करेंगे, पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे, तो हमारा जो है विद्यालय वातानुकूलित हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो स्थानांतरण मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह क्या करना, उसको पहुंचाना। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, भोजन को, और पौधे की बात चल रही है। तो पौधों में जो भोजन बनते हैं, यानी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, और वहाँ से जो शरीर के, पौधों के शरीर से विभिन्न हिस्सों तक पोषक तत्वों को पहुंचाया जाना है। तो इसमें कौन से ऊतक जिम्मेदार होते हैं, तो फ्लोएम होते हैं। कौन से होते हैं, फ्लोएम। तो ध्यान रखिएगा कि जो पौधे होते हैं उसमें भोजन के स्थानांतरण के लिए क्या होते हैं, फ्लोएम ऊतक जिम्मेदार होते हैं। और फ्लोएम जो होता है वह एक प्रकार का जटिल अस्थायी ऊतक होता है। क्या होता है, जटिल अस्थायी ऊतक होता है। तो ध्यान रखिएगा, भोजन के स्थानांतरण के लिए पौधों में फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पत्र आया था, यहाँ पर आपका पूछा गया था कि मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना है और उनकी प्रक्रिया भी दिखानी है। तो यहाँ पर आप डायग्राम्स से, आपको यहाँ पर देखिए 2019 में 2 सवाल पूछे गए, यहाँ पर दोनों लॉन्ग टाइप के डायग्राम बेसिस ही थे। तो यहाँ पर जो है मानव मस्तिष्क का और डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये दोनों सवाल पूछे गए हैं। और जितने भी सारे आपके डायग्राम जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, हम लोगों ने एक एक करके सीख लिया है बनाना। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर, क्लास 10th वाले प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा और आप सीख भी सकते हैं, नोट्स भी कर सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो द्वितीय सीटिंग में, यानी कि जो आपका सेकेंड सीटिंग में पूछा गया था, धमनी और सिरा में क्या अंतर है।